दोस्तों कल निफ्टी में 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, तो हमारे मार्केट में ही गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ग्लोबली जितने मार्केट हैं उनमें हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इसीलिए जेपी मॉर्गन देख सकते हो कि अब बोल रहा है कि 60% चांस बन रहा है ग्लोबल रिसेशन का। तो जिस तरह से अभी ट्रंप पगलाए हुए हैं, इससे हमारे इकोनॉमी की बैंड नहीं बजने वाली है। ग्लोबली जितने भी कंट्री हैं उनकी इकोनॉमी की हालत खराब होने वाली है। तो अगर ग्लोबल रिसेशन आएगा तो क्या इन्वेस्टर एक पैसा बना पाएगा? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए और अभी मार्केट यहां से और गिरेगा या कब नीचे से रिकवर करेगा, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं ट्रंप के बारे में। भैया 2 अप्रैल को मार्केट वॉच कर रहा था कि ट्रंप अपना ये लिबरेशन डे का लिस्ट लेके आएंगे और वही लिस्ट लेके आ गए। तो सबसे ज्यादा इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना पर लगाया है, आप सबको मालूम ही होगा 34%, और पहले 20% लगा रखा था। तो 20% ये प्लस 34%। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं सारे कंट्री का 1 बाय 1 करके बताने लगूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर मोटा मोटी ये जान लीजिए सबसे ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ इन्होंने चाइना पर ठोका है। इसलिए कल चाइना ने भी बोला है कि अरे भैया ऐसे कैसे चलेगा, मैं भी तुम पर 34% का टैक्स लगाता हूं, और ये 34% का टैक्स एप्लीकेबल होगा 10 अप्रैल से। इन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है ये एप्लीकेबल होगा 9 अप्रैल से। तो चाइना भी बोल रहा है कि खाता कर ही लेते हैं। इसीलिए तो देख सकते हैं कि कल सेल ऑफ देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अगर ट्रंप इसी तरह से पगला गए और ट्विटर पर सरकार चलाने लगे तो बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट पर चलता है। तो अगर सेंटीमेंट खराब रहेगा तो मार्केट देखो इसी तरह से चलेगा ही चलेगा। तो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके अभी मार्केट नर्वसनेस दिखा रहा है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पर भी आपको मालूम है कि भैया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, दोस्त दोस्त बोल के और चूना लगा दिया। तो वहीं पर अगर हम इंडिया यूएस का अगर हम एक्सपोर्ट देखें फाइनेंशियल ईयर 2024 का, तो ये रहा है $77.5 बिलियन, राइट। अगर आपको मैं ब्रेकवाइज करके बताऊं तो इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में ये वेटेज है 13%, टेक्सटाइल का 12%, डायमंड का देख सकती हैं 7%, स्मार्टफोन 7%, फार्मास्यूटिकल 10%। वहीं पे अगर हम स्टील की बात करें तो 4%, ऑटो कंपोनेंट 3%, सोलर पीवी 3%, केमिकल में 5% और मरीन प्रोडक्ट 3% और एल्युमिनियम 1%। तो देख सकती हैं कि इन सारे सेक्टर पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग ये सारे प्रोडक्ट इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। और मैंने आपको दिखा दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका जो टोटल वर्थ था $77.5 बिलियन। तो ये रहा सेक्टर, और इसीलिए मैं आपको ब्रेक वाइज करके भी बता दिया। एक बार मैं आपको सेक्टर वाइज भी डेटा दिखा देता हूं, तब आपको क्लियर आइडिया चलेगा। तो पहला है टेक्सटाइल सेक्टर। इंडिया एक्सपोर्टेड ओवर 8 बिलियन वर्थ ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स टू द यूएस लास्ट ईयर इंडिया जो है इस सेक्टर से 8 बिलियन वर्थ का प्रोडक्ट सेल करा यूएस को। लेकिन इंडिया में जो कंपनियां अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं यूएस को, उसमें बहुत स्लिम मार्जिन होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ऊपर से 26% का टैरिफ लगा दिया। तो टेक्सटाइल रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट पर प्रेशर बनेगा, मार्जिन पर प्रेशर बनेगा। तो टेक्सटाइल रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन टेक्सटाइल रिलेटेड जो इंडियन कंपनियां हैं उनका कुछ कंपिटिटिव एडवांटेज भी है। क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पर तो लगा नहीं है, 180 कंट्री में लगा है। तो बांग्लादेश देख सकते हैं टेक्सटाइल में भैया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो बांग्लादेश पर 37% ठोक दिया है, श्रीलंका पर 44%, वियतनाम पर 47%, इंडिया पर 26%। तो टेक्सटाइल में ये जो 26% इंडिया में लगाया है, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ ज्यादा है। तो इससे इंडिया को इस सेक्टर में कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो इनकी टेक्सटाइल जो कंपनी है उनमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इंडियन टेक्सटाइल कंपनी, राइट। तो ये रहा पहला सेक्टर। दूसरा जो सेक्टर है
फार्मास्यूटिकल। तो जिस दिन 2 अप्रैल को लिस्ट लेके आए थे ट्रंप बाबू, उस दिन फार्मा कंपनियों को छोड़ दिया था, इंडियन फार्मा कंपनी को छोड़ दिया था। इसलिए देख सकते हैं कि फार्मा कंपनियों में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कल फार्मा कंपनियों में गिरावट देखने को मिली। क्यों गिरावट देखने को मिली? उसके 2 रीजन है। क्योंकि इनके कस्टम वाले जो हैं रीक्लासिफिकेशन और ओरिजिन ट्रेसिंग बाय यूएस कस्टम्स कुड क्रिएट कंप्लायंस चैलेंजेस फॉर इंडियन फार्मा कंपनी। इनके जो यूएस कस्टम वाले हैं वो लोग कुछ कंप्लायंस को यहाँ पर टाइट करने वाले हैं, जिससे इंडियन फार्मा कंपनी पर प्रेशर देखने को मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप अभी इस सेक्टर को छोड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है फिर से इस सेक्टर पर टैरिफ लगा दे, तो मार्केट सेंटीमेंट पर चलता है। इसीलिए कल मार्केट में गिरावट देखने को मिली। देख सकते हैं कि इंडिया इज मेजर सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन टू द यूएस। अच्छा खासा हम लोग जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। तो अभी ट्रंप इस सेक्टर को एग्जम्प्ट किया है, लेकिन वही अगर फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगता है कुड निगेटिवली इंपैक्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट टू द यूएस। तो इसके चलते भी कल मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तीसरा जो सेक्टर है आईटी, देख सकते हैं कि जब से रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस हुआ है आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस सेक्टर में देखो प्रेशर देखने को मिलेगा ही, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा आईटी का कारोबार करते हैं यूएस के साथ, राइट। तो 26% यहाँ पर एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया, इसीलिए आईटी कंपनियों के मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट Q4 रिजल्ट का वेट कर रहा है। Q3 का रिजल्ट आईटी कंपनियों का फ्लैट रहा और Q4 का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट अनुमान लगा रहा है कि ये पुअर रह सकता है। इसीलिए देख सकते हैं कि आईटी कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है, राइट। अगला जो सेक्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंडिया से हम लोग फिश, मैप, नॉन बासमती राइस, वेजिटेबल्स अप्रोक्सीमेटली ये 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, राइट। सो दिस एक्सपोर्ट में फेस चैलेंजेस ड्यू टू द 27% रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड बाय द यूएस। यस, जो कंपनियां एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं, बासमती राइस, वेजिटेबल्स, फिश वगैरह, उन पे आपको देख सकते हो कि प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगला जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स आर मोस्टली एग्जम्प्ट फ्रॉम एडिशनल एड वोलेरम ड्यूटी। वोलेरम ड्यूटी क्या होती है? ये वैल्यू बेस्ड परसेंटेज के हिसाब पर कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर डिस्काउंट देके और यहाँ पे सेक्शन 232 प्रोक्लेमिनेशन आता है, इसमें 25% टैक्स लग जाता है। तो यहाँ पर मामूली 1% का बेनिफिट होगा, क्योंकि 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। तो ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड वाली कंपनियों को यहाँ पर थोड़ा सा छूट देके और इस सेक्शन में ऐड कर दिया है, तो इस पर फ्लैट 25% टैक्स लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन कार है, सिर्फ समझाने के लिए है, $10,000 की ये यूएस में सेल होती है। तो इस $10,000 पर अब यहाँ पर अलग से टैक्स देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर 26% था, तो यहाँ पर अब ये 25% हो गया। सिर्फ 1% का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। तो ऑटो सेक्टर पे भी देखो आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, मोटा मोटी, राइट। इसीलिए देख सकते हैं कि कल यूएस के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। कल चाइना ने जैसे ही यूएस को भी हिट किया कि हम भी तुम पर 34% का टैक्स लगाते हैं, तो देख सकते हैं कि नस्डेक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। देख सकते हैं कि ये ऊपरी लेवल से अराउंड 20% करेक्ट हो गया है। तो नैस्डेक में भी अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम एसएनएमपी की बात करें तो एसएनएमपी में भी कल देख सकते हैं कि अराउंड 6% की गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में, राइट। तो ये अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एसएनएमपी हुआ, रसेल हुआ, नैस्डेक 100 हुआ, ये ऊपरी लेवल से 20% करेक्ट हो गए हैं। वहीं पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल निफ्टी में 1.5% की गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में। निफ्टी अभी 22,904 के करंट प्राइस पर ट्रेड कर रही है। वहीं पे अगर हम निफ्टी का वैल्यूएशन देखें तो निफ्टी अभी 20.70 पी के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। इसका जो 52 वीक हाई था 26,277 है और वहां से निफ्टी अराउंड 12% करेक्ट हो गई है। वहीं पे अगर हम दूसरे इंडेक्स की बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो ये ऊपरी लेवल से 21% करेक्ट हो गया है और निफ्टी देख सकते हैं कि 12% से ज्यादा करेक्ट हो गया है। निफ्टी मिड कैप 150 17% करेक्ट हो गया है।
और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 20% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है और निफ्टी माइक्रो कैप 250 22% से ज़्यादा का करेक्शन दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कि मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट में ही गिरावट देखने को मिल रही है, ग्लोबली जितने मार्केट हैं उनमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, उनमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वही रेसिप्रोकल टैरिफ। तो अभी मार्केट इसको वॉच करेगा। 9 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ ये एप्लीकेबल हो जाएंगे और 10 अप्रैल को भैया 34% का ये जो टैरिफ इम्पोज करा है चाइना ने यूएस पर, इसको भी मार्केट वॉच करेगा। तो अभी ये जो टैरिफ वॉर लेके ट्रंप अभी लड़ रहे हैं सारे कंट्री से, इससे जैसे जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पर प्रिडिक्ट किया है कि 60% चांस बढ़ गया है ग्लोबल रिसेशन का। तो इसी तरह से देखो टैरिफ अगर इंपोज कर दिया सारे कंट्री पर तो दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर इंडिया यूएस में कोई ट्रेड डील हो जाती है तो इंडिया के लिए ये पॉजिटिव है और इंडिया का मार्केट यहां से अच्छा कर सकता है। क्यों अच्छा कर सकता है? क्योंकि अगर ग्लोबली रिसेशन आता भी है तो ऐसा नहीं है कि ये 10 साल 20 साल चलेगा, कुछ महीनों की बात है। इंडिया में इतनी डिमांड है, इतनी जनसंख्या है कि 5 to 6% हमारी जीडीपी बढ़ती रहेगी। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ से कुछ कंपनियों पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मार्केट में देखो वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है और मार्केट Q4 रिजल्ट को वेट करने वाला है। तो जिन सेक्टर पे मैंने अभी डिस्कस करा, ज्वेलरी, आईटी, टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनियों में, तो अगर उनका मार्जिन में प्रेशर देखने को मिलेगा तो मार्केट उसको पनिश कर सकता है। तो Q4 रिजल्ट को भी मार्केट अभी वॉच कर रहा है। वहीं पे अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज भैया यहाँ पर सेल कर रहे थे, फिर यहाँ पे मार्च में थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये भी एक मार्केट का सेंटिमेंट खराब कर रहे हैं। अगला जो रीजन है 2025 में रिसेशन का, जेपी मॉर्गन के जो चीफ हैं ब्रूस, उन्होंने बताया है कि 60% चांस बन रहा है ग्लोबल रिसेशन का, जिस तरह से अभी टैरिफ खेला जा रहा है। अगला जो रीजन है इन्फ्लेशन। तो अभी ट्रंप सारी कंट्री पे भैया यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ ठोक रहे हैं, लेकिन वही जैसे मान लीजिए कि इंडिया का कोई प्रोडक्ट यूएस में सेल होता था 100 रुपए पर, अब यहाँ पे 26% लगा दिया, तो अब ये वहां पर बिकेगा 126 में, 126 रुपए में। लेकिन यूएस के लोग हैं, उनको तो ये महंगा मिलेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कल ही फैक्ट्री लगा दी और प्रोडक्ट बनाने लगे, समय लगेगा। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और यहाँ पर फेड के जो पोवेल साहब हैं वो भी मुंह फुला के बैठे हुए हैं ट्रंप से, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट करेंगे नहीं करेंगे, तो इससे यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो जनता परेशान होगी और जब जनता परेशान होगी तो सरकार को गाली देगी। कुछ दिन पहले ही यूएस के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं उनका भैया बैठ के यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और बताओ क्या हाल चाल है, और इनके मुंह पे बोल दिया तुम लोग सीईओ हो कंपनी के, लेकिन मैं तुम लोग को पसंद नहीं करता हूँ। तो देखिए डीप स्टेट और सीईओ को पसंद मत करो, अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट को पसंद करो। कुछ दिन पहले यही बोला था कि भैया स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो गिर जाए, रिसेशन आ रहा है तो आ जाने दे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो स्टॉक मार्केट सुप्रीम है, ग्रेट है। अगर जो स्टॉक मार्केट को हल्के में लेता है, स्टॉक मार्केट तबाह कर देता है। तो टेंशन तो रहेगा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अभी करें क्या। तो देखो अभी जिस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी चल रही है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बन रहा है, पैसा बन रहा है। बड़े लोगों का, जो बड़े बड़े पीएमएस हाउस हैं, वो लोग हैज करके शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना रहे हैं। लेकिन आप लोग एडवेंचर मत करिए। अभी आप एसआईपी कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में अपने गोल के हिसाब से, तो एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, वो आपके लिए सही रहेगा। कोई ट्रेडिंग मत करिए। इंडिविजुअल स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं तो अपना रिसर्च करिए, सिंपल सी बात है। अगर एक मुश्त में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार में इन्वेस्ट मत करिए, उसको पार्ट वाइज कर लीजिए। अगर आपने स्टडी करके किसी स्टॉक को सेलेक्ट किया है तो एक बार में पैसा इन्वेस्ट मत करिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट में मौका मिलेगा। और मेरा मानना तो यह है कि मार्केट में अभी वोलेटिलिटी रहेगी, तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू इन्वेस्ट करिए, वो आपके लिए सही रहेगा। अगर आपके पास टाइम है तो ईटीएफ के थ्रू निवेश करिए, इससे आपको पूरा एक बास्केट मिल जाती है, इसमें आपका रिस्क मॉडरेट हो जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो बेटर है कि आप इंडेक्स फंड के थ्रू निवेश करिए, वो आपके लिए
सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ के थ्रू निवेश करना सही रहेगा। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोलूंगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भैया खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अभी बचिए। इन्वेस्ट कर भी रहे हैं रिसर्च करके तो थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड मैनर में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऐड करिए। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगा कि ईटीएफ, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करिए, वो आपके लिए सही रहेगा। रिसेशन आएगा, मार्केट कितना गिरेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अपने गोल बनाइए, अपना फंड देखिए, रिस्क देखिए और इन्वेस्ट करते रहिए। प्राइमरी वर्क पर फोकस करिए और इन्वेस्टमेंट को रखिए साइड में, और फिर देखिएगा लॉन्ग रन में आप बिल्कुल वेल्थ बना पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।